हेलो, वेलकम बैक। कंप्यूटर हमने पहले स्टार्ट किया था और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, उनकी विभिन्न जनरेशन्स या पीढ़ियाँ और कंप्यूटर के सामान्य वर्गीकरण को हम या एक प्रारंभिक वर्गीकरण को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में एक सेकंड प्रकार का और वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को लेकर के हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं और वह है यहाँ पर कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, अर्थात काम करने की प्रक्रिया के आधार पर कंप्यूटर किस तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं। उनमें पहले प्रकार का कंप्यूटर है जिसको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। नाम दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर। यह सामान्य कंप्यूटर है जो कि द्विअंक आधारित पद्धति या बाइनरी डिजिट, जो BIT हमने पहले काम में लिया था, तो बाइनरी डिजिट या द्विक अंक 0 और 1 प्रणाली पर आधारित होते हैं और शुद्ध अंकीय गणना का कार्य करने वाले कंप्यूटरों को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। केवल गणना करने का कार्य करने वाले कंप्यूटर हैं और इन्हीं को हमने डिजिटल कंप्यूटर कहा है, जो बाइनरी डिजिट या बिट प्रकृति पर आधारित होते हैं। इसका शॉर्ट टर्म आपने पढ़ रखा है, BI यहाँ से लिया जाता है और T यहाँ से लेते हैं, दोनों को मिला करके प्रदर्शित करते हैं बिट, जो सबसे सूक्ष्मतम गणना इकाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का सेकंड प्रकार के कंप्यूटर हैं जिसको कहा गया है एनालॉग कंप्यूटर। नाम इंपॉर्टेंट है, पहला था डिजिटल और सेकंड को हमने नाम दिया है यहाँ पे एनालॉग, या सेकंड प्रकार के कंप्यूटरों को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर की प्रकृति क्या है वो वापस इंपॉर्टेंट है। ये कंप्यूटर भौतिक राशियों में समानता आधारित गणना करता है। इसमें भौतिक राशियों को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की सहायता से विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर उसको मापकर कार्य करने की प्रकृति होती है। और यहाँ पर एक खास बात है एनालॉग कंप्यूटर की, जिसके प्रकार हम पहले ले चुके हैं कि कौन से कंप्यूटर एनालॉग है और किस पीढ़ी के अंदर उनको रखा गया है। तो एनालॉग कंप्यूटर की एक्यूरेसी या यथार्थता का मान 99% तक होता है। तो इसी को तो पहले हो गए डिजिटल और दूसरे प्रकार के कंप्यूटर है एनालॉग। डिजिटल कंप्यूटर केवल अंकीय गणनाओं को करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर यहाँ पर भौतिक राशियों में समानता आधारित गणना करने का काम करते हैं, जिनकी एक्यूरेसी 99% होती है। थर्ड वाले कंप्यूटर हैं जिनको नाम दिया गया है हाइब्रिड कंप्यूटर, और हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों प्रकार के गुण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन कंप्यूटरों में डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटरों के गुण होते हैं और ये स्वचालित उपकरण जैसे रोबोट आदि बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। अर्थात किसी चीज़ को देख करके, भौतिक राशियों को समझ करके उसकी गणना स्वयं करते हैं और बाइनरी डिजिट का भी उपयोग करते हैं, इसलिए इनको हमने हाइब्रिड कंप्यूटर कहा है। नेक्स्ट प्रकृति के अंदर हम देखें तो चौथे प्रकार के कंप्यूटर हैं जो कि बहुत ही फास्ट कंप्यूटर के होते हैं, ऑप्टिकल कंप्यूटर कहलाते हैं। ऑप्टिक शब्द किसके लिए काम में आता है? प्रकाश के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर इन कंप्यूटर को कहते हैं ऑप्टिकल कंप्यूटर। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े अंगों द्वारा निर्मित कंप्यूटर को हम ऑप्टिकल कंप्यूटर कहते हैं और यह 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो कि अत्यंत तीव्र गणनाएं करने का कार्य करते हैं। तो जो ऑप्टिकल मीन्स प्रकाश, और प्रकाश की तीव्रता से काम करते हैं, इसलिए इनको हमने ऑप्टिकल कंप्यूटर कहा। ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं और इनमें हम ऑप्टिकल फाइबर्स का उपयोग करते हैं या प्रकाश तंतुओं का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से 5वें प्रकार के कंप्यूटर हैं, केवल आप नाम भी याद रख देंगे तो भी इंपॉर्टेंट है या तो भी काफ़ी है। तो 5वें प्रकार के कंप्यूटर है जिनको एटॉमिक कंप्यूटर कहते हैं और इसकी खास बात है ये परमाणुवीय नैनो पद्धति पर आधारित, बहुत ही एडवांस कंप्यूटर हैं, लंबी और भारी गणनाओं को करने में सक्षम है और इसीलिए इन कंप्यूटरों का अनुसंधान अभी तक जारी है और बनाने की इसकी कार्य क्षमता वर्तमान कंप्यूटर से लगभग 10⁴ गुना होती है। जिसको क्वांटम कंप्यूटर हमने कहा था, वो इस श्रेणी के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं या उससे लगभग बराबर क्षमता के होते हैं, लेकिन उतनी क्षमता के तो नहीं है। लेकिन फिर भी एटॉमिक कंप्यूटर है, वो परमाणुविक संरचना या नैनो स्तर तक गणनाओं को या प्रक्रियाओं को समझने की क्षमता रखते हैं, आकार में छोटे होते हैं और ये तीव्र गणनाएं करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह और लास्ट वाले कंप्यूटर हैं जिनको नाम दिया गया है क्वांटम कंप्यूटर। ये
छठे प्रकार के कंप्यूटर हैं और इसमें हम क्यूबिट का, जैसे हमने शुरू में डिजिटल के अंदर बाइनरी डिजिट का उपयोग किया था, वैसे यहाँ पर हम क्यूबिट पर आधारित कंप्यूटरों को यहाँ पर क्या कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। और ये सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर हैं। यह कंप्यूटर बाइनरी डिजिट के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं, क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, बाइनरी डिजिट का मतलब हो गया बिट, और यहाँ पर हम जो कंप्यूटर काम में ले रहे हैं वो कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, क्यूबिट का। तो बिट पुराने कंप्यूटर, क्यूबिट नए कंप्यूटर, जहां पर क्यू क्वांटम के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसी तरीके से क्यूबिट 0 और 1 के अध्यारोपण से निर्मित संरचना के लिए, और वो चित्र युक्त संरचना हमने इसके पिछली क्लास के अंदर आपको बता रखी। इसी तरीके ये कंप्यूटर अति तीव्र प्रोसेस करता है जो मानव मस्तिष्क से भी उत्तम हो सकता है। अभी चूंकि ऐसे कंप्यूटर स्थायी रूप से नहीं बने हैं, केवल कुछ लोगों ने दावा किया है कि इस तरह के कंप्यूटर बनाए जा चुके हैं या कुछ देशों के द्वारा ये प्रक्रिया कही गई है, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से ये जानकारी नहीं है कि ये कंप्यूटर बन चुका है। अगर ये वास्तव में ये कंप्यूटर बन जाएगा तो संभावना है कि मानव मस्तिष्क से भी तीव्र कार्य करने की इसमें क्षमता होगी, सोचने समझने की क्षमता होगी, कार्य को किस तरीके से करना नहीं करना उसकी क्षमता होगी। ठीक है, यह कंप्यूटर विकास की अंतिम अवस्था में है, शायद कुछ वर्षों के अंदर ये निर्मित हो जाए और क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित होते हैं, क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित कंप्यूटर है। नेक्स्ट में एक और शब्द आया है जो कंप्यूटर की भाषाओं को प्रदर्शित करता है। तो इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के प्रकार के बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की भाषाएं, जिसको हम मशीनी भाषाएं ज़्यादातर कहते हैं, उन भाषाओं की बात कर रहे हैं। कुछ असेंबली भाषाएं भी हैं और इनको हम सम्मिलित रूप से कंप्यूटर भाषाएं, अर्थात वे भाषाएं जो कंप्यूटर समझता है उसी को हम कंप्यूटर की भाषाएं कहते हैं। अब कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, अभी कंप्यूटर को आप मुंह से जवाब दे के प्रदर्शित कर दीजिए, तो हमने जो कहा है उन शब्दों को ये पहले अपनी खुद की भाषा में परिवर्तित करता है और फिर समझता है। जैसे भाषा अंतरण के कुछ यंत्र आते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो वो यंत्र उस हिंदी के शब्दों को एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद वापस उच्चारित करके वो दूसरी भाषा के अंदर उन शब्दों को परिवर्तित करके दर्शाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कंप्यूटर की भाषा किसको कहते हैं, जो कंप्यूटर समझता है और समझने के बाद में उसको सीखने या समझाने के लिए जो भाषा काम में ली जाती है उसी को कंप्यूटर भाषा कहते हैं। जैसे हम विंडो डाल रहे हैं तो विंडो के अंदर कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा के रूप में या कोड के रूप में ही सूचनाएं दी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्यूटर लाए घर में और उसको कह दें कि भाई खाना ऐसे बनाना है, ठीक है, काम ऐसे करना है, ठीक है, फाइल में देता हूं तो उसको इस तरीके से खोलना है, इस तरीके से बंद करना है, तो उसको समझाने की जरूरत नहीं। उसकी खुद की भाषा के अंदर हमने विंडो अपलोड करते समय उसकी खुद की भाषा में इसको समझा दिया है, फिर वो अपने आप ही अपने कार्य करता है। तो वह भाषा जो कंप्यूटर या मशीन समझती है उसी को हम कंप्यूटर भाषा कहते हैं, जिसमें सबसे सरल भाषा के रूप में है पहली, जो कि मशीन कूट भाषा या मशीन कोड लैंग्वेज कहते हैं। और ऐसे में कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा को समझ सकता है। 0 पहले 1 बाद में है, एक अलग प्रक्रिया हो गई। अगर मैं 1 पहले और 0 बाद में लिख देता हूं तो ये दूसरी प्रक्रिया। तो कंप्यूटर इन दोनों को अलग अलग रूप में समझता है। तो यहाँ पर यह भाषा कंप्यूटर में दिए गए सभी आदेशों और सूचनाओं को 0 और 1 अंकों के निश्चित क्रम में व्यवस्थित प्रोग्राम को चलाती है। केवल 0 और 1 के रूप में सारी सूचनाएं दी जाती है और उन्हीं के क्रम बदल बदल के हम अलग अलग सूचनाओं को कंप्यूटर तक प्रेषित करते हैं। इसी तरीके से सेकंड लैंग्वेज है जिसको हम असेंबली भाषा या असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, और इस भाषा में निमोनिक शब्दों या कूटों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी को थैंक यू कहना है तो टी लिख करके क्यू लिख देते हैं, साहब ये हो गया थैंक यू। ये भाषा मुझे आती नहीं है तो मैं कई बार नहीं समझ पाता हूं, तो टी क्यू का क्या मतलब है, ये केमिस्ट्री का कोई शब्द या परमाणु बनता नहीं, उसका कोई प्रतीक है ही नहीं, इसका अर्थ क्या है वो समझ में आता नहीं। लेकिन अगर जो रेगुलर इसका यूज करते हैं तो इनको ये निमोनिक भाषा आसानी से समझ में आती है कि टी क्यू का मतलब होता है थैंक यू।
तो ये इस तरीके से भाषाओं को शॉर्ट रूप में परिवर्तित प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को हम निमोनिक कूट का उपयोग करके प्रदर्शित करते हैं। और यह भाषा, ये इंपॉर्टेंट शब्द जरूर ध्यान रखना, ये निम्न स्तरीय या लो लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज या ट्रिपल एल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एक इससे हाई लेवल लैंग्वेज भी आएगी HLL, तो वो भी आपको ध्यान रखनी। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? निमोनिक कूट के रूप में, और ये असेंबली भाषा कहलाती है। और इसमें यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं कि कोई शब्द जैसे एडिशन दिया गया है तो शॉर्ट में ADD लिख दीजिए और कंप्यूटर समझ जाएगा कि एडिशन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर सब्सट्रैक्शन की बात करें तो SUB लिख दीजिए, कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये सब्जेक्ट या सब्सट्रैक्शन की बात की जा रही है। इसी तरीके से डिवाइड, भाग करने के लिए DIV प्रदर्शित कर दीजिए, जंप के लिए JMP लिख दिया, या इसी तरीके से कंट्रोल के लिए, जैसे कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल का आपने देखा होगा तो उसमें CTR लिखा है शॉर्ट में, तो हम समझ जाते हैं, CTRL लिखा रहता है तो हम समझ जाते हैं कि ये कंट्रोल शब्द लिखा गया है। तो इस प्रकार से निमोनिक कूट के रूप में भाषाएं कंप्यूटर समझता है, तो उन भाषाओं को हम असेंबली भाषाएं कहते हैं। नेक्स्ट में आता है तीसरे प्रकार की भाषाएं। तो ध्यान रखना, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज थी, LLL थी, या L³ कहते हैं, या L की पावर 3 करके दर्शाया जाता है। जबकि यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज HLL के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और ये HLL हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है या उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है। अब ये खास बात है, वो ध्यान रखना, यह भाषा IBM कंपनी द्वारा विकसित की गई है, जो मनुष्य की बोलचाल में प्रयुक्त शब्दों और भाषाओं के लगभग कैसी है, समान है। अब आप कंप्यूटर लेके जाइए, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम अपलोड किया हुआ है, सारी प्रक्रिया है, मोबाइल हम लेके जाते हैं, मोबाइल में सारी सूचना यहाँ पर लिखी हुई है, और अगर कोई चीज़ पता नहीं है तो यह एक विंडो खोल करके उसमें सारी सूचनाएं भी प्रेषित कर देता है, ठीक है। और उसके आधार पर हम सारी प्रक्रियाओं को वहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने कंप्यूटर आते थे उसमें उस कंप्यूटर की एक विशिष्ट भाषा हुआ करती थी, जो कंप्यूटर समझ रहा है उस भाषा को पहले मुझे भी समझना पड़ता था, और समझने के बाद ही मैं उसको आदेश दे सकता था या उसको कोई चीज़ बता सकता था, ठीक है। जैसे घर में एक जानवर ऐसा अनजान है, उस जानवर को सिखाने के लिए हमें कई तरीके अपनाने पड़ते हैं, तब भी जाके वो जानवर सीखता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को भी सीखने के लिए हम कंप्यूटर की भाषा को समझ के कंप्यूटर की भाषा में समझाएंगे तो समझ में आती है, नहीं तो समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो लेकिन आजकल जो कंप्यूटर आ गए हैं जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है, ये कंप्यूटर अपने सामान्य उन्हीं शब्दों का उपयोग करता है जो कि हम बोलचाल में काम में लेते हैं, चाहे हमारी भाषा चाहे हिंदी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है या और कोई है, तो उनके रूप में ही ये विंडो अलग अलग अपलोड करके उसकी भाषा को हम कंप्यूटर को और कंप्यूटर से हम समझ सकते हैं। इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना, कौन कौन सी भाषाओं को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उनमें से सबसे पहली भाषा है फोरट्रान, जिसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है, और ये प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। तो आपको ये ध्यान रखना है फोरट्रान क्या है। तो फोरट्रान वास्तव में एक पहली उच्च स्तरीय भाषा है जो कि फार्मूला ट्रांसलेशन या सूत्रों को समझने के लिए काम करती है। इसी तरीके से इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए इसको काम में लेते हैं। सेकंड है कोबोल, इंपॉर्टेंट है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल। और ये कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का सूक्ष्म रूप है जो व्यावसायिक कार्य करने के लिए काम में आती है। तो यहाँ पर कोबोल वास्तव में कहाँ काम आएगी, व्यावसायिक कार्य करने के लिए इस भाषा का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक 1992 या उससे पहले जब कंप्यूटर नए नए उस टाइम आए थे, और उस समय सार्वजनिक रूप से उन कंप्यूटरों का इस्तेमाल करने के लिए जिस व्यक्तियों को लगाया जाता था उसमें उस व्यक्ति को
बेसिक लैंग्वेज आना बहुत कंपलसरी था, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज के आधार पर ही हम कंप्यूटर को सूचनाएं, जैसे मान लो जोड़ करनी है, गुणा करना है, भाग करना है, कोई फाइल खोलनी है, अभी तो हम सीधे डबल क्लिक करते हैं और सीधे फाइल के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि फाइल स्क्रीन पे नज़र आती। जबकि पुराने कंप्यूटर में स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आता था, हमें पता होना पड़ता था कि इस ड्राइव के इस फोल्डर में, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है। तो ये इस पूरे क्रम को आपको पहले कंप्यूटर को बताना पड़ता था, फिर वो कंप्यूटर उस क्रम के आधार पर उस फाइल को ओपन करता था। तो उस प्रक्रिया को, आदेश देने की प्रक्रिया को हम सरलतम रूप में क्या कहते हैं, बेसिक लैंग्वेज कहते हैं, जो सरलतम कंप्यूटर हैंडल करने के लिए अनिवार्य होती थी। और इसका शॉर्ट फॉर्म है किसका, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, अर्थात बेसिक है BASIC। यहाँ पे B बिगिनर्स के लिए, A जो सेकंड दिया ऑल के लिए, वापस ऑल पर्पज पूरा हो जाएगा, फिर S दिया गया सिंबॉलिक, फिर I इंस्ट्रक्शन और C वापस क्या हो गया, कोड। अर्थात बेसिक लैंग्वेज कंप्यूटर को समझने के लिए सबसे सरल भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है या की जाती थी। इसी तरीके से एल्गोल नाम से पता चल जाता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज जो कि बीजगणितीय गणनाओं को करने के लिए प्रयुक्त होती है। आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ पहले तो एक तो आपको एडिंग ध्यान रखना कि ये कौन कौन सी भाषा है, उच्च स्तरीय है, निम्न स्तरीय है, कौन सी लैंग्वेज है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना, जैसे कह दिया कोबोल क्या है, कोबोल कहाँ काम आती है, तो आपको ये ध्यान रखना व्यवसायिक कार्य करने के लिए, या आपको पूछा जाए व्यवसायिक कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है, ये 4 भाषाएं दे दी जाए तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोबोल है जो व्यवसायिक भाषा को करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, व्यवसायिक कार्यों को करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरीके से टैली वगैरह के नाम भी आपने सुने होंगे, वो भी यहाँ पर उच्च स्तरीय लैंग्वेज कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर प्रक्रिया की बात करें तो अगली भाषा है पास्कल, नाम ध्यान रखने, कोमल फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, जो कि मिडिल स्तर के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए माध्यमिक स्तर तक इस भाषा का उपयोग किया जाता था। इसी तरीके से लोगो, छोटे बच्चों के लिए ग्राफ और रेखा चित्र बनाने के लिए लोगो लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था, जिसमें हम चित्रों को प्रदर्शित करते हैं। प्रोलॉग ये तार्किक प्रोग्रामिंग के लिए। इसी तरीके से फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फोर्थ जो दिया गया है ये चार्ल्स मूरे ने इसे विकसित किया था और कंप्यूटर के सभी कार्य करने में सक्षम ये भाषा क्या कहलाती है, फोर्थ। तो फोर्थ लैंग्वेज मूरे द्वारा प्रदर्शित की गई, विकसित की गई, और ये कंप्यूटर के सारे कार्य एक ही भाषा से संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भाषाओं के उदाहरण हैं, जिसमें आपने सी पढ़ा होगा 11th की क्लास में, C++, 12th की क्लास में आपको बच्चों को पढ़ते हुए देखा होगा, जिसने कंप्यूटर सब्जेक्ट ले रखा है उनको ये भाषाएं सिखाई जाती है। इसके अलावा पायलट, लिनक्स, अदा, स्नोबॉल, लिस्प, सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि सभी में अरबी अंकों का और अंग्रेजी वर्णों का उपयोग किया जाता है। अब ये ध्यान रखना, हम जो सामान्य अंकों का उपयोग करते हैं उसका ये नाम जरूर ध्यान रखना, इन अंकों को हम अरबी अंक कहते हैं और पूरे विश्व में इन्हीं अंकों का उपयोग किया जाता है। जबकि यदि हम हिंदी के अंदर प्रदर्शित करें तो 1, 2, 3, 4 इस रूप में हम हिंदी अंकों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कंप्यूटर इनकी बजाय इन अंकों को स्पष्ट रूप से समझता है। इसमें सभी कंप्यूटरों में सामान्यतः इन्हीं अंकों का उपयोग किया जाता है। अभी तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर या अलग अलग कोड के अंदर हम अलग अलग तरीके से टाइपिंग वगैरह सब कर सकते हैं, भाषा बदल सकते हैं, सारी प्रक्रियाएं की जा सकती है, लेकिन वो सब सामान्य कंप्यूटर में अरबी अंकों और अंग्रेजी की वर्णों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है और ये है, अब वापस ध्यान रखना, पहले भी मैंने बताया था कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलित्र कहते हैं। संगणक पहले कहा जाता था, लेकिन अभी वास्तविक रूप में अभिकलित्र शब्द का उपयोग किया जाता है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बिल्कुल सरल टॉपिक है, जो कि समझने में भी बहुत आसान है और आप सभी इन में प्रयुक्त किए गए विभिन्न शब्दों से वाकिफ भी हैं। तो ये है
अभिकलित्र के क्या क्या भाग हैं और उन भागों को हमने यहाँ पर मूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो इनपुट डिवाइस अर्थात कंप्यूटर को सूचना देने वाले जो डिवाइस हैं उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। फिर कंप्यूटर उन सूचनाओं को लेकर के सीपीयू के अंदर, जो बीच का, अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो एक तो मॉनिटर है, एक डब्बा आता है जिसके अंदर सारी संरचनाएं भरी होती है और हार्ड डिस्क वगैरह लगी होती है, उसको सीपीयू कहते हैं। तो जो हमने सूचना दी है सबसे पहले कहाँ जाएगी? सीपीयू में जाती है। फिर सीपीयू उन संरचनाओं के साथ में, पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं यहाँ अंग्रेजी शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि इसके हिंदी शब्द बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठिन है, इसलिए ज़्यादातर हम उसको काम में नहीं लेते। तो सीपीयू या सीधे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हिंदी में भी लिख देते हैं। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा। ये यूनिट एएलयू या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के साथ में जुड़ा रहता है। जो सूचना दी है उसको कंप्यूटर समझ करके, उसको गणना करके, अपनी भाषा में परिवर्तित करके आपकी आदेश को पूर्ण करने का काम करता है। और उसी पार्ट को हम कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू। तो सीपीयू और एएलयू दोनों मिलकर के सुपरिचित या दी गई सूचना को संधारित करते हैं और उसके बाद में आपको वो सूचनाएं वापस डिस्प्ले होती है कि आपने ये आदेश दिया था या वीडियो चलाने के लिए कहा था या गाना चलाने के लिए कहा था, उसको प्रोसेस करके ये समझता है। फिर आपको जो गाना चलाने के लिए आपने कहा था उस गाने को ये वापस किसी निश्चित प्रोग्राम में लेकर चलाने का काम करता है। तो जब आपके गाना चलता है तो उस प्रक्रिया को हम आउटपुट डिवाइस के रूप में देखते हैं या सुनते हैं और यह दी गई सूचना को वापस प्रदर्शित करता है या आप तक पहुंचाता है। और हम तक पहुंचाने के लिए जिनको हम भागों को काम में लेते हैं उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर को सूचना देने वाले भागों को इनपुट, कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने वाले भागों को आउटपुट डिवाइस कहा गया है। ठीक है। तीसरा, कंप्यूटर को सूचनाएं देने और कंप्यूटर द्वारा सूचनाएं वापस प्रेषित करने के मध्य में जो प्रोसेसिंग करने का काम है वो सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा करता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से ही अटैच्ड होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगर कोई गणना करने का काम है तो वो इस प्रक्रिया के अंदर होता है, या सूचना कितनी लंबी है, किस स्टेप से होते हुए उस जगह तक पहुंचना है, वो सारी प्रक्रिया ईएलयू के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इन सभी भागों का यहाँ पर हम एक एक करके वर्णन करते हैं और उसमें से हम ले रहे हैं सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, अर्थात कंप्यूटर को हम किस किस तरीके से सूचनाएं दे सकते हैं और कौन से भागों से सूचनाएं दी जाती है। उसमें से सबसे पहला हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कंप्यूटर को संदेश या निर्देश देने हेतु प्रयुक्त भागों को हम क्या नाम देते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस में पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, जो कि आप चित्र के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर एक अतिरिक्त और दे रखा है साथ में, जो कि माउस है, जबकि ये जो संरचना आपको चित्र के रूप में दिखाई दे रही है इसको कीबोर्ड कहा जाता है। की अर्थात खूब सारी इसमें कीज हैं और एक बोर्ड के ऊपर लगी हुई है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड की सामान्य जानकारी आपको ध्यान रखनी है और उसमें लिखा गया, देखिए, टाइपराइटर की तरह होता है जिससे टाइप कर डाटा कंप्यूटर को भेजा जाता है। इस कीबोर्ड में 101 से 108 या आज तो 108 से भी ज़्यादा के कीबोर्ड्स आ रहे हैं, तो 108 तक कीज या कुंजियां होती है। सामान्यतः कंप्यूटर में हम इसका उपयोग करते हैं। क्या नाम लिखा गया है? QWERTY, क्वेर्टी कीबोर्ड। और क्वेर्टी शब्द आया कहाँ से है? यहाँ से आप देखें तो इस जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में पहली की, थर्ड रो की अंदर हम यहाँ पे लिखी पहली की Q, फिर W, फिर ERTY। अगर ये शब्द इसी क्रम में लगे गए हैं लेफ्ट से राइट, तो ऐसे कीबोर्ड को हम क्या नाम देते हैं? क्वेर्टी कीबोर्ड कहा जाता है। और सबसे सामान्य कीबोर्ड यही है जो कि टाइपराइटर के अंदर क्रम के रूप में आते हैं, लगभग उसी रूप में इसको व्यवस्थित किया गया है और ये टाइप करने के लिए प्रयुक्त करता है, शब्दों को लिखने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रक्रिया आपकी
कीबोर्ड के भाग कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें से सरलतम रूप में हम इसको प्रदर्शित करें तो अंक कुंजियां जो कि गणना करने के लिए काम में ली जाती है 0 से 9 तक 2 जगह पर होती है और लैपटॉप में सिर्फ ये एक जगह पर ही रहती है। जैसे कीबोर्ड अभी हमने देखा था उसमें ये अंक 2 जगह पर है, एक तो यहाँ पर दिए गए हैं और एक यहाँ पर लाइन में दे रखे हैं ऊपर से लेके यहाँ तक, तो ये 2 जगह पर दिए रहते हैं। इसके अलावा अंक कुंजियों के अलावा दूसरी है वर्ण कुंजियाँ। वर्ण कुंजियाँ अर्थात ए से जेड तक जिनको हम टाइपराइटर की तरह व्यवस्थित करके प्रदर्शित करते हैं, जैसे अभी शब्द एक बताया था क्वेर्टी, जिसमें QWERTY के रूप में क्रम से लिखे गए हैं। इसी तरीके से फंक्शन कीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्य कुंजियां या फंक्शन कीज किसको कहा जाता है, तो इनकी संख्या कीबोर्ड के अंदर कितनी होती है 12, और 12 है जो कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होती है। अगर कीबोर्ड देखें तो सबसे ऊपर की पट्टी में F1, F2, F3, F4, F5 इस तरीके से टोटल F12 तक 12 फंक्शन कीज होती हैं और ये कीज F1 से F12 इनके ऊपर पहले से अंकित रहता है और सॉफ्टवेयर के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य करती है। अब एक F1 है, किसी सॉफ्टवेयर में विंडो में अलग काम करेगा, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है तो उसमें अलग काम करता है, तो सॉफ्टवेयर के अनुसार इनके कार्य अलग अलग होते हैं। सिंगल की एक कमांड की तरह कार्य करती है, अगर मैंने F1, F2, F5 दबा दिया हो तो ये एक निश्चित कार्य करती है। जैसे कि अगर मैं F5 दबा देता हूं तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का काम करती है, अर्थात F5 दबाते ही कंप्यूटर अपने आप स्वतः ही रिफ्रेश हो जाता है। नहीं तो हम माउस से करते हैं, जब पहले राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में फिर लिखा हुआ आएगा रिफ्रेश, फिर उसके ऊपर जब कर्सर ले जाके फिर क्लिक करते हैं तब कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। लेकिन फंक्शन की में आप F5 दबा दीजिए, सीधा ही रिफ्रेश कंप्यूटर हो जाता है। तो ये एक ही कमांड की तरह कार्य करती है। जैसे F5 यहाँ पर उदाहरण के रूप में भी ये लिखा गया है, यह रिफ्रेश का कार्य करती है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का काम करती है। अगर कोई भी प्रक्रिया प्रोसेस धीमे चल रहा है, कोई फाइल धीमी गति से डाउनलोड या अपलोड हो रही है तो आप कंप्यूटर को 2-3 बार रिफ्रेश कर दीजिए, उस कंप्यूटर की प्रक्रिया थोड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है। दूसरी कुंजियों के साथ संयुक्त अवस्था में निश्चित आदेश भी दिए जाते हैं और कंबाइंड विथ अदर कीज टू चेंज द कमांड, अर्थात अगर उसी एक कमांड को बदलना है तो हम कई बार 2 आदेश एक साथ देते हैं। जैसे उसका एक प्रतीक आपको दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है ALT+ F4, अर्थात अल्ट और F4 दबा करके, अल्ट्रा F4 में चेंज करके F4 के आदेश को इससे बदला जा सकता है यदि दोनों कुंजियां एक साथ प्रदर्शित की जाए तो। इसी तरीके से कार्य कुंजियां या कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं, कार्य कुंजी या फंक्शन कीज कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं जो निश्चित कार्य संपन्न करने में प्रयुक्त होती हैं। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विंडोज़ में ये फंक्शन कीज कैसे काम करती है वो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लगभग हमें कंप्यूटर का नॉलेज विंडो की प्रक्रिया तक तो होना ही चाहिए, क्योंकि सभी लोग अगर कंप्यूटर काम में ले रहे हैं, RSCIT भी लगभग सबने किया होगा या कर लीजिए और उसमें आपको ये जानकारी भी रखनी। तो उसमें विंडोज़ के लिए कुंजियाँ क्या क्या काम करती है उसमें से पहले देखिए F1 फंक्शन की फर्स्ट, फंक्शन की फर्स्ट डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन, अर्थात हेल्प स्क्रीन को खोलने के लिए काम करेगी। F2 हाईलाइट फाइल एंड फोल्डर फॉर रीनेमिंग, मतलब नाम बदलने के लिए या फोल्डर का नामकरण करने के लिए हम F2 काम में ले सकते हैं। डायरेक्ट जो भी फोल्डर खुला हुआ है उसका नाम बदलना हो, सीधे F2 दबा दीजिए और उसको नाम परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि हमारी आदत है माउस से कर्सर को रख करके राइट क्लिक करें, फिर एक विंडो खुल जाएगा और उस विंडो में नीचे जाइए रीनेम तक, फिर क्लिक करिए और उसके बाद हम नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर F2 से डायरेक्ट एक ही क्लिक में ये काम हो सकता है। फिर F3 ओपन सर्च टूल खोलने का काम करता है। ओपन सर्च टूल अर्थात किसी चीज़ को खोजने के लिए, वैसे तो आजकल स्क्रीन में राइट साइड में सर्च दे रखा होता है, जबकि पहले वाले में कंप्यूटरों के अंदर, या अगर आप नहीं दिख रहा है तो सीधा F3 से ओपन सर्च टूल कर सकते हैं या खोल सकते हैं। ऐसे ही F4 Alt+ F4 क्लोज द करंट विंडो, अर्थात तत्कालिक विंडो को बंद करने के लिए। अभी जैसे हमने कहा था कि F4 से डायरेक्ट विंडो बंद नहीं होता, लेकिन अगर मैं इन दोनों कमांड्स को एक साथ प्रदर्शित करता हूं तो देते कैसे हैं, अल्ट जो लिखा हुआ है की के ऊपर उसको दबा के रखिए और
या तो हाथ की दूसरी अंगुली से F4 साथ में दबा दीजिए, पहली को दबा के रखना है, दूसरी को F4 को दबा दीजिए, या एक हाथ से एक उंगली से अल्ट वाले बटन को दबा के रखिए और F4 को वापस दबा दीजिए। तो दो आदेश एक साथ मिल करके यह तत्कालिक विंडो को बंद करने का काम करता है। ऐसे ही F5 आप पहले पढ़ चुके हैं। रिफ्रेश कंटेंट करने के लिए हम खुले पेज या प्रोग्राम को रिफ्रेश करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। जो ओपन है, जो प्रक्रियाधीन है, CPU जिसके ऊपर काम कर रहा है वो ही रिफ्रेश करता है, उसी की एक्टिविटी को ये बढ़ाने का काम करता है। इसी तरीके से F8 बूट विंडो इन सेफ मोड। अगर मान लीजिए विंडो करप्ट हो गया है या सही तरीके से नहीं खुल रहा है तो आप F8 दबा करके उसके ऊपर नया विंडो या बूट विंडो इन सेफ मोड या सूचनाएं जो पहले से दी उन्हीं सूचनाओं के रूप में विंडो को ओपन करने का काम करें। इसी तरीके से कंप्यूटर शुरू होते समय यदि F8 कुंजी को दबाकर रखा जाए तो विंडो को सुरक्षित मोड में बूट किया जा सकता है, अर्थात नया विंडो अपलोड किया जा सकता है। और बूटिंग का क्या मतलब है, ये प्रक्रिया भी आगे भी आएगी। बूट करना मतलब सूचनाएं देने का काम करना ही बूटिंग कहलाता है। इसी तरीके से अब अगली कुंजियां हैं जिसको हम कहते हैं संपादन कुंजियां या एडिटिंग की। किसी चीज़ को बदलाव करने के लिए जो कीज़ काम में ली जाती है उनको संपादन या एडिटिंग कीज़ कहते हैं। कौन कौन सी है, इसमें टोटल 13 कुंजियां हैं जो कि एडिट करने के लिए या संपादन करने के लिए काम में ली जाती है, जो किए गए कार्य को व्यवस्थित रूप से संपादित करती है। और ये कीज़ कौन कौन सी हैं, और इसमें कम दिख रही होगी, तो यहाँ पर जो कुंजियां हैं उसमें निम्न संपादन कुंजियां जिसमें एरो चारों प्रकार के एरो, इसके अलावा पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, नंबर लॉक की, इस तरीके से एंटर की सबसे बड़े आकार की जो की है, या एंटर के लिए 2 की सामान्यतः दी जाती है, तो उसमें एक की एंटर की और एक दूसरी एंटर की नंबर के साथ में दी हुई होती है, तो ये एंटर की। इसी तरीके से बैक स्पेस, एक एरो पीछे की तरफ यूँ लगा रहता है, की के ऊपर इस तरह का एक एरो लगा रहता है जो बैक स्पेस के लिए काम में आता है। कर्सर को पीछे की ओर ले जाने में, अगर मैं कुछ लिखने का काम कर रहा हूँ, कर्सर यहाँ पर है, तो इस कर्सर को पीछे ले जाना है तो ये काम में ली जाती है। इसके आगे जो भी अक्षर है वो कटते जाएंगे, ये कर्सर पीछे चलता जाएगा। अगर मैंने कोई गलत अक्षर लिख दिया है, वापस काटना है तो इस की को दबाइए, वो कर्सर को पीछे ले जाकर उन अक्षरों को, शब्दों को हटाता है। इसी तरीके से यहाँ पे वापस लॉक की दे रखी है, ठीक है। टैब की आती है, कंट्रोल की आती है, एक FN लिखी हुई की आती है, अल्ट की आती है, एस्केप की फंक्शन कुंजी के सबसे लेफ्ट में लिखी आती है, एक शिफ्ट की भी लेफ्ट साइड के अंदर लिखी हुई आती है, एक विंडो की भी होती है जो आपके लेफ्ट साइड में अल्ट के साथ में दी हुई रहती है, या ALT जो लिखा है उसके पास में एक कुंजी दे रखी होती है विंडो के लिए, तो वो भी इसमें संपादन कुंजी के लिए काम में ली जाती है। तो उसके अलावा उसी कीबोर्ड के ऊपर, अभी कीबोर्ड की ही बात चल रही है, फंक्शन की, संपादन की, और अब है नियंत्रण या कंट्रोल कीज, नियंत्रित करने के लिए। तो इस तरह की निम्न कुंजियां कीबोर्ड पर होती है, जो कि स्पेस बार की सबसे बड़ी कुंजी इसके साथ शामिल है। तो नियंत्रण कुंजियों के अंदर एक तो स्पेस बार की, अर्थात जो भी आप कीबोर्ड काम में ले रहे हैं उसमें ये की होती है जिसमें बाकी कीज इधर हैं, बाकी यहाँ है, बाकी अक्षर वाली कीज ऊपर दी गई है। तो ये जो बड़े वाली की है इसको हम स्पेस की कहते हैं। एक अक्षर और दूसरे अक्षर के बीच में गैप देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी प्रकृति ध्यान रखना, स्पेस बार की बोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी है, अर्थात जो स्पेस बार दिया गया है ये उस कीबोर्ड का, स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी है। शब्दों को इस तरीके से पढ़ना, एक अक्षर का रिक्त स्थान छोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, अर्थात जो भी अक्षर लिखा गया है अगर हम इसको स्पेस देना चाहें तो एक अक्षर लिखे इतनी जगह ये छोड़ करके कर्सर को आगे ले जाता है, इतनी जगह बीच में छोड़ देता है। इसी तरीके से इसमें संकेत कुंजियां भी होती है जो कि इस तरह के सिंबल्स युक्त होती हैं, जिसमें अलग अलग तरह के साइंस दिए हुए रहते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क भी होता है। तो इस तरीके की ये संकेत कुंजियां भी उसमें कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है, जो कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए
या संपादन करने के लिए या कार्य करने के लिए हम काम में लेते हैं। और इसमें हमने ये कुंजियाँ पढ़ी है अभी तक। तो कीबोर्ड में कौन कौन सी प्रकार की कुंजियाँ हैं? अंक कुंजियाँ नंबर के रूप में है, वर्ण कुंजियाँ अल्फ़ाबेट के रूप में ABCD या हिंदी के अक्षरों के युक्त होती है, कार्य कुंजियाँ या फंक्शन कीज़ हैं जो कि एक F1 से लेके F12 तक टोटल 12 होती है। इसी तरीके से संपादन या एडिटिंग कीज़, और एडिटिंग कीज़ के बाद में सबसे लास्ट वाली है कौन सी? नियंत्रण कुंजियाँ। तो यहाँ पर आपको टोटल कितनी लिखनी है? 1 2 3 4 और 5 भी वो। तो टोटल आपको कितनी कुंजियाँ यहाँ पर लिखनी है? 5 प्रकार की कुंजियाँ कीबोर्ड पर होती है। उनमें कौन कौन से प्रकार हैं, या कोई भी एक की पूछ करके आपको कहा जा सकता है कि यदि एक कुंजी जिसके ऊपर Z लिखा हुआ है, इस कुंजी को क्या कहेंगे? तो सिंपल सा है, चूंकि Z एक अल्फ़ाबेट है तो ये अल्फ़ाबेट कीज या वर्ण कुंजी कहलाती है। तो इस तरीके से इनको आपको पहचानना भी आना चाहिए। नेक्स्ट और स्थिति है, और ये है सेकंड इनपुट डिवाइस, जिसको हम कहते हैं माउस। सेकंड इनपुट डिवाइस क्या कहलाता है? माउस। सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाने वाला भाग है, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या माउस पॉइंटर, अब दो चीजें ध्यान रखना, कर्सर या माउस पॉइंटर को हिलाने व वांछित कार्य संपादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें कर्सर तो एरो के रूप में होता है, इस तरीके से एरो है, तीर के रूप में इस तरीके से होता है, वो तो कर्सर कहलाता है पॉइंटर। और कर्सर के लिए हम एक ऐसा डंडा आता है, जहाँ पर हम क्लिक करेंगे वहाँ इस तरह की लाइन में डंडा आता है, वहाँ से हम लिखना प्रारंभ करते हैं। जबकि पॉइंटर की सहायता से हम किसी भी फाइल को खोलने के लिए जैसे डबल क्लिक करते हैं तो ये पॉइंटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और उसको हिला करके हम इधर उधर माउस को ले जा करके कर सकते हैं। पहले पुराने टाइम में एक बॉल माउस आते थे, आजकल तो नहीं आते हैं, ऑप्टिकल आने लग गए। बॉल माउस में एक बॉल होती थी और उसके चारों ओर अलग अलग व्हील्स लगे हुए होते थे, और वो भारी बॉल होती थी, और माउस को अगर हम जैसे ही बाएं दाएं घुमाते थे तो नीचे बॉल ज़मीन पे टच करके जैसे जैसे घूमती थी वैसे वैसे कर्सर की स्थिति बदलती। लेकिन अभी ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं जो लाइट सेंसर के आधार पर जैसे माउस बाएं दाएं ऊपर नीचे कर रहे हैं वैसे ही कर्सर आगे पीछे होता रहता है। इसके अलावा लेफ्ट क्लिक, माउस में दो प्रकार के क्लिक्स होते हैं। अगर मैं माउस की बात करता हूँ तो यहाँ पर तो एक होता है व्हील, लेफ्ट का एक क्लिक यहाँ होता है, राइट क्लिक यहाँ होता है, और ये पूरे माउस के ऊपर इस तरीके से लगा रहता है। इसको लेफ्ट क्लिक, इसको राइट क्लिक, और यहाँ पर आता है आपके व्हील, जो उंगली से ऊपर नीचे किया जाता है या रोटेट किया जाता है, जो कर्सर को ऊपर नीचे ले जाने का काम करता है। तो लेफ्ट क्लिक सूचना देने के लिए काम आता है, जो कि यहाँ पर है ये वाला, ठीक है। इसके अलावा राइट क्लिक सूचनाओं को डिस्प्ले करने के लिए काम में आता है। अगर मैं राइट क्लिक दबाता हूँ तो सूचनाओं का एक विंडो ओपन हो जाता है, और उसमें से आपको जो काम करना है उस पर क्लिक करके प्रक्रिया को संपादित कर सकते हैं। इसी तरीके से एक स्क्रॉल, बीच वाले में जो ये दिया गया है इसको नाम यहाँ पर देते हैं स्क्रॉल, ठीक है। जो रिंग टाइप संरचना होती है उसको स्क्रॉल कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये माउस है, और इस माउस में अगर आप चेक करें तो इस माउस में बीच में जो ये ले रखा है इसी को स्क्रॉल कहते हैं, जो कि ऊपर नीचे होता है। और अगर आप अंदर की प्रक्रिया देखें तो इसको हम अंदर से भी देख सकते हैं। इस तरीके से ये सेल लगा हुआ है, राइट पॉइंटर है, लेफ्ट पॉइंटर है, और अगर हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे सेंसर के रूप में ये लाइट लगी रहती है। तो ये ऑप्टिकल माउस है, और ये वायरलेस है, जो ब्लूटूथ के द्वारा सीधा कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है, और इस स्क्रॉल से हम कर्सर ऊपर नीचे कर सकते हैं। सूचना देने के लिए एक राइट और लेफ्ट क्लिक होता है। इसको बंद कर दीजिए, ये लेफ्ट और ये राइट, इस तरीके से पकड़ा जाता है। लेफ्ट और राइट क्लिक करके हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से ये सूचनाएं संप्रेषित करने का काम करता है। इसी तरीके से स्क्रॉल हो गया, जो कि पेज को, स्क्रीन को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए ज़्यादातर विंडो में हम इसको, या वर्ड की फाइल में पेज को ऊपर नीचे करने के लिए भी काम में लेते हैं। इसी तरीके से एक और आता है लाइट पेन। इससे स्क्रीन पर चित्र, हस्ताक्षर आदि किए जाते हैं, जो कि मेरे हाथ में जैसे जॉयस्टिक या लाइट पेन। अभी तो इसमें लाइट नहीं है, ये जॉयस्टिक के रूप में, लाइट पेन के रूप में भी आता है, जिसको हम बाएं दाएं चला करके प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरीके से जॉयस्टिक, ये जॉयस्टिक है,
इसी तरीके से स्कैनर, जो कि किसी चित्र को स्कैन करने का काम करता है। जैसे अगर आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो आपके फ़ोटो को या आपके सिग्नेचर को स्कैनर के अंदर रखते हैं, फिर स्कैनर उसको फ़ोटो को खींच करके कंप्यूटर में जो उसका इमेज डेवलप करता है उसको हम कहते हैं स्कैनर। स्कैन करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसी तरीके से डाटा संग्रहण डिवाइस, डाटा स्टोरेज डिवाइस। अब ये डाटा स्टोरेज का मतलब है जितनी फाइलें आपके कंप्यूटर के अंदर है या विंडो है उसको संग्रहित करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसी को डाटा स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे बैंक आपके मनी स्टोरेज डिवाइस है, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर डाटा को या सूचनाओं को रखने की प्रक्रिया को या उसके भागों को हम डाटा स्टोरेज डिवाइस के नाम से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ऐसे ही फ्लॉपी डिस्क आजकल कहीं काम में नहीं आती है। बहुत पुराने कंप्यूटर के अंदर फ्लॉपी डिस्क रीडर या फ्लॉपी डिस्क काम में ली जाती थी। आजकल CD-ROM का उपयोग किया जाता है, CD जिसको शॉर्ट में कहते हैं, पूरा नाम CD-ROM है। इसी तरीके से DVD, ये भी CD की तरह की संरचना है, लेकिन स्टडी या उसको पढ़ने या सूचनाएं संग्रहित करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती। इसी तरीके से आजकल हम पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं, ये भी संग्रहण डिवाइस है, सूचनाओं को एक जगह से या कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए काम में लेते हैं। आदि से भी सूचनाएं कंप्यूटर में प्रवेश की जाती है और इन्हीं संग्रहण डिवाइसेस से कंप्यूटर को सूचनाएं दी जाती है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर इनपुट डिवाइस के अंदर रखा है। अगर मेरे पास में गाने, अच्छे गाने हैं और मैं उसको पेन ड्राइव में डाल करके आपको दे देता हूँ और वो गाने आप अपने कंप्यूटर में लोड कर देते हैं, तो यहाँ पर पेन ड्राइव सूचनाओं को ले जाकर कंप्यूटर को प्रदान करने का काम कर रहा है या गाने उसके अंदर स्टोर कर रहा है, तो यह पेन ड्राइव यहाँ पर इनपुट डिवाइस का कार्य करती है, जिसमें डाटा हम संग्रहित भी कर सकते हैं, उस कंप्यूटर से ले भी सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो सेकंड है। पहले इनपुट था, फिर CPU और उसके बाद आउटपुट डिवाइस। तो पहले इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गए हैं, अब हम सेकंड बात कर रहे हैं जिसको कहा जाता है CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस तरह का एक डिब्बा आपने देखा होगा, इसी को हम नाम देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप जो भी सूचनाएं प्रेषित करते हैं पहले इसके पास जाती है और उसके बाद फिर ये आउटपुट अलग अलग डिवाइसों के अंदर प्रेषित की जाती है। तो CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का माइंड है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ इनपुट डिवाइस में क्या है, कान है, आंखें हैं, तो स्किन है, ये सभी इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो सुन किससे रहे हैं, कानों से। फिर कान से सुनी हुई चीज़, क्या सुना, कान में क्या गिरा है, वो हम दिमाग से इसको सोचते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर भी अगर दिमाग से सोचता है आपको क्या कहा गया है, उसको समझने की प्रक्रिया को, क्या चीज़ देख रहे हैं, दिमाग तक कैसे पहुँचती है, तो ये भी आँखें इनपुट डिवाइस के रूप में काम करती। और जैसे अपना मस्तिष्क काम कर रहा है, उन सूचनाओं को लेकर के हम रंग बता रहे हैं, मुझे एक चित्र दिख रहा है, मुझे ये लिखी हुई चीज़ दिख रही है, तो ये सभी हम दिमाग से सोचने के बाद वापस कर रहे हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में जो चीज़ें सूचनाएं संप्रेषित की गई है और वे सूचनाएं मैं आपके सामने बोल करके बता रहा हूँ, तो अर्थात मुंह यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये आउटपुट डिवाइस का काम कर रहे हैं, मैं शब्दों को प्रेषित कर रहा हूँ। तो यहाँ पे CPU कंप्यूटर का माइंड है, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रोसेस करने का काम करता है। जैसे आंखों में विकिरण के रूप में सूचनाएं गई, चित्र बना, अब उस चित्र को पढ़ने का काम कौन कर रहा है, दिमाग कर रहा है। अगर मैं आंख से जो ऑप्टिकल नर्व्स दिमाग को सूचना लेके जा रही है काट दूं, तो आंख है लेकिन दिखेगा कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग उसको पढ़ नहीं पा रहा। तो इनपुट जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक उसको समझना या उस चित्र को देखना संभव नहीं होता। तो CPU यहाँ पे कंप्यूटर माइंड है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, जो सूचनाओं को पढ़ने का काम करता है या समझने का काम करता है। सूचनाओं को संधारित या प्रोसेस या व्यवस्थित या मैनेज करने का काम CPU के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से अंत में सूचनाओं को मॉनिटर पर भेजता है और मदरबोर्ड या CPU का आधार भाग के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो CPU का सबसे बेस पार्ट क्या है, मदरबोर्ड कहलाता है, वो इसी के अंदर आता है, मैं इसको भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मदरबोर्ड CPU का आधार भाग है, जिस पर सभी इनपुट अलग अलग डिवाइसेस
इसके अंदर फिट की जाती है और उन सभी को सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया है, CPU कहा गया है। तो दिमाग जैसे काम कर रहा है तो अलग अलग तरह के लोब्स आपके दिमाग में हैं, अलग अलग तरह की जगह हैं जो सोचने समझने देखने की प्रक्रिया को करने का काम करते हैं। तो जो अलग अलग भाग है, जो देखने का काम अलग भाग से होता है, सोचने का काम अलग भाग से होता है, सुनने का काम अलग भाग से होता है, तो ये अलग अलग जो हिस्से हैं वो इस CPU के बाहर लिखे हुए ये हिस्से हैं और ये सब इसमें अंदर फिट कर दिए जाएं तो ये पूरे यूनिट को हम नाम देते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का माइंड। मदरबोर्ड CPU का आधार भाग है जिस पर सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को इंटरकनेक्ट करने हेतु ऑप्टिकल वायर्स होते हैं। तो जैसे ये लगा दिया अंदर, ये लगा दिया, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं ताकि एक साथ मिलकर के काम कर सके। अब ये मदरबोर्ड वगैरह चित्र में मैं बताता हूँ। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी CPU के अंदर होती है जो गणितीय गणनाएं संपन्न करने का काम करती है। नाम से ही पता चल रहा है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, या हम जो सूचना दे रहे हैं उसको गणनाओं के रूप में प्रदर्शित करने का काम, या गुणा करना हो, या कंप्यूटर के अंदर अगर हम ये कैलकुलेटर का उपयोग कर रहे हैं तो कैलकुलेटर की सारी प्रक्रियाएं इस ALU के अंदर होती है। अब इसमें आप कौन कौन से पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा डब्बा क्या है, CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें क्या क्या होता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक इस तरह का एक बोर्ड है जिसको नाम दिया गया है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का मतलब ये है कि इसमें अलग अलग स्लॉट बने हुए हैं और उसमें ये सभी चीज़ें इसके साथ कनेक्ट रहती हैं, या पूरी प्रक्रिया इसी के ऊपर जमती है और यही इनको आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, घर में लड़ाई हो जाए तो माँ उनकी लड़ाई को संतुष्ट करती है या लड़ाई को कम करने या लड़ाई को रोकने का काम करती है। तो यहाँ पर ये अगर इन आपस में कोई विवाद हो जाए तो ये उसको संभालने का काम करता है। इसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। दूसरा ये है, इसके पावर सप्लाई है, बाहर से जो लाइट जा रही है या हम लाइट यूज़ कर रहे हैं पावर के रूप में, वो पावर यहाँ तक पहुँचती है और ये पावर सप्लाई फिर अलग अलग जगह पर प्रेषित करता है। एक बार डायरेक्ट एक ही प्लग लगा देते हैं जो इसमें कनेक्ट होता है यहाँ पे, और बाकी फिर ये सारे अलग अलग भागों को सूचना या अलग अलग भागों को वापस पावर सप्लाई करने का काम करता है, इसीलिए इसको पावर सप्लाई कहते हैं। ये अगला है सिस्टम फैन है, सिस्टम को गर्म होने से बचाता है, हवा को सर्कुलेट करता है पूरे में ताकि अंदर सिस्टम है वो गर्म नहीं हो। इसी तरीके से फ्लॉपी ये फ्लॉपी रीडर के रूप में काम आती थी, लेकिन आजकल इसका उपयोग कहीं पर नहीं होता है। इसके अलावा है हीट सिंक, अर्थात एक ऐसी यंत्र इसमें लगाया रहता है जो कि कंप्यूटर में जहाँ जहाँ टेम्परेचर बढ़ता है उसका टेम्परेचर को ये संग्रहित करके कम करने का काम करता है। हार्ड ड्राइव जो कि ये सूचनाओं को संग्रहित करने का काम करती है, संग्रहण डिवाइस के रूप में कार्य करती है। ऑप्टिकल ड्राइव ये CD वगैरह चलाने के लिए CD रोम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। CD को अगर हम कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसको पढ़ने का काम इस ऑप्टिकल डिवाइस के रूप में किया जाता है या ऑप्टिकल ड्राइव के रूप में किया जाता है। इसी तरीके से रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी या RAM मॉड्यूल्स के रूप में इस तरह की प्लेट होती है जो कि यहाँ पर लगाई जाती है। जैसे 4 है तो 4 रैम इसमें लगेगी, एक रैम मान लो 2 GB की है तो 4 लगाएंगे तो 8 GB की। तो ये अलग अलग क्षमता के स्लॉट्स होते हैं जो मदरबोर्ड पर अलग अलग प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। इसी तरीके से प्रोसेसर या CPU, ये भी आगे अभी शब्द आएगा, प्रोसेस करने का कार्य या सारी प्रक्रियाओं को एक साथ प्रोसेस करने का काम करता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें कई भाग हो गए और उन सभी भागों को सम्मिलित रूप से CPU कहा जाता है और एक ही डब्बे के अंदर सभी समाहित रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मदरबोर्ड या मेन बोर्ड। ये वाला जो मदरबोर्ड था उसकी प्रक्रिया यहाँ पर लिखी है कि कंप्यूटर की सभी इकाइयों को आपस में समन्वय या जोड़ने हेतु आधार का काम करता है, जिसमें हार्ड डिस्क भी इसी के अंदर सेट होती है, कनेक्ट होती है। CD रोम, रैम, कूलिंग फैन, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस आदि के सॉकेट लगे रहते हैं या वायर्स लगे रहते हैं। मॉनिटर को लाइट व सूचनाओं को यहीं से प्रेषित किया जाता है। तो मॉनिटर तक जो सूचनाएं
या जो आउटपुट डिवाइस में सूचनाएं जाती है वो सब यहाँ से होकर गुजरती है। अलग अलग प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद ये सीधा बाहर सूचनाएं भेजने का काम करता है। ये आपस में सम्मिलित रूप से सूचनाएं इसको देते हैं, बाहर से सूचना इसमें आती है, इसमें सभी प्रोसेस होती है, फिर वापस सूचना इसमें आती है, फिर वहाँ से प्रेषित होकर के आउटपुट डिवाइस में जाती है। नेक्स्ट एक और पार्ट है और वो है कंप्यूटर के तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइस ज़्यादातर सभी ने इसको ध्यान है और सभी ने इसको देख रखे हैं, जिसमें ऐसे उपकरण जो सीपीयू में होने वाली संक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं उन्हीं को हम आउटपुट उपकरण कहते हैं। और आउटपुट उपकरण कौन कौन से हैं? मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, ये सभी आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रदर्शित होते हैं जो कंप्यूटर से सूचनाएं बाहर भेजते हैं या हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसमें पहला है मॉनिटर। मॉनिटर स्क्रीन जिसको कहते हैं, एलईडी वगैरह के रूप में काम आता है। ये उपकरण सूचनाओं को, कंप्यूटर संक्रियाओं को सॉफ्ट डिस्प्ले में दर्शाता है या सामने दिखाने का काम करता है। जैसे VDU, पूरा नाम ध्यान रखना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दूसरा है LCD, जो मॉनिटर है वो उसकी बात कर रहे हैं। पुराने टाइम में VDU मॉनिटर काम में लिए जाते थे, उसके बाद में LCD अर्थात लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले काम में लेने लग गए। उसके बाद में LED आजकल काम में लिए जा रहे हैं, जिसका पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड्स। और उसके बाद में सबसे लेटेस्ट प्लाज्मा डिस्प्ले के रूप में भी स्क्रीन काम में आती है, जो बहुत बड़ी साइज के अंदर इसको परिवर्तित कर सकती है। नेक्स्ट है प्रिंटर। ये भी आउटपुट डिवाइस है, जो भी सूचना है उनको प्रिंट करके ये आपको हार्ड कॉपी में परिवर्तित करती है। तो प्रिंटर सीपीयू की संक्रिया सूचनाओं को हार्ड कॉपी के रूप में मुद्रित करके प्रदर्शित करती है या प्रिंट के रूप में आप तक पहुंचाती है। इसी तरीके से प्रिंटर कौन कौन से प्रकार के हैं, सिर्फ नाम ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए। तो प्रिंटर कौन कौन से हैं? एक तो करेक्टर प्रिंटर, ये प्रिंटर एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। यह प्रिंटर कितने प्रकार के हैं? तो करेक्टर प्रिंटर फिर 3 टाइप के हैं। पहला है लाइन प्रिंटर, एक बार में एक लाइन छापता है। पेज प्रिंटर एक बार में पूरा पेज छाप देता है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। प्लॉटर का मतलब जो नक्शा वगैरह बनाने का काम या चित्र को प्लॉट करने का काम करता है उसको प्लॉटर कहते हैं। ये आउटपुट उपकरण नक्शे, चार्ट, फ्लैक्स, बैनर, 3D चित्र, ECG या चिकित्सा निदान हेतु ग्राफ को प्लॉट करने का काम करता है। जैसे ECG करते हैं या EEG करते हैं तो पेन की सहायता से उसके ऊपर जो वाइब्रेशंस नोट करता है उसी को प्लॉटर कहते हैं। नक्शे वगैरह बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कंप्यूटर की मेमोरी। सबसे महत्वपूर्ण भाग है कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर द्वारा डाटा को भंडारित करने की क्षमता को कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। इसके ऊपर कई बार सवाल आया है। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? डाटा को संग्रहित करने की जो प्रक्रिया है या कंप्यूटर द्वारा डाटा को भंडारित करने की जो कैपेसिटी या क्षमता है उसी को हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। जैसे सिंपल सा आपने देखा होगा, जैसे मोबाइल में हम 2 शब्द लेते हैं, 6 64 हो गया या 4 64 हो गया, 2 32 हो गया, 2 16 हो गया। तो 2 तो यहाँ पर रैम के लिए शब्द काम आता है, 16 आगे है ये अंदर कितनी सूचनाएं संग्रहित कर सकता है, डाटा कितने भंडारित कर सकता है। तो 16 GB भंडारित कर सकता है, 32 लिखा है तो 32 GB कर सकता है। जैसे अभी आ रहा है 8 128, तो 8 GB रैम और 128 GB डाटा संग्रहित करने की क्षमता। तो ये मोबाइल के अंदर भी डाटा संग्रहित करने की क्षमता को हम रूप में प्रदर्शित करके और उस मोबाइल का चयन करते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में इससे बड़ी डाटा को संग्रहित किया जा सकता है, जैसे 512 GB या 1 TB या 2 TB या उससे ज़्यादा या उससे कम। तो कंप्यूटर द्वारा डाटा को भंडारण करने की क्षमता को हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। तो आपको पूछा जाता है जैसे मोबाइल की मेमोरी कितनी है, जैसे आप 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB या 1 TB तक के मोबाइल भी आते हैं। 1 TB तक की डाटा को संग्रहित किया जा सकता है। कंप्यूटर मेमोरी
नापने की इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जो जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्या क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे सूक्ष्म इकाई, अब ये ध्यान रखना दोनों मिलते जुलते हैं। उसमें सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? बिट, BIT, और इसका फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट का मतलब है 0 या 1 अंक में से किसी एक अंक को लेकर के प्रदर्शित करें तो हम उसके लिए बिट का उपयोग करते हैं। जैसे 1 बिट है तो 0 अंक ले लो तो 1 बिट, या 1 अंक ले लो तो भी 1 बिट के रूप में प्रदर्शित होता है। इसी तरीके से अगर 8 बिट इकट्ठे किए जाए, 8 बिट एक साथ लिए जाएं, तो 8 बिट्स को हम किसके बराबर मानते हैं? 1 बाइट के बराबर। तो ज़्यादातर हम जहाँ भी KB लिख रहे हैं, जहाँ भी GB लिख रहे हैं, ठीक है, या MB लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो B शब्द आ रहा है ये क्या है? बाइट है। और यह 1 बाइट टोटल कितने? 8 बिट के बराबर होता है। 8 बिट मिलके 1 बाइट बनता है। और ऐसे कैसे बाइटों को जोड़ते चले जाएं तो फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, TB जैसे लिखते हैं तो ये टेराबाइट है। तो ये इन बाइट के रूप में तो ध्यान रखना, इसके आगे B लिखा है तो ये बाइट है। बिट कहीं पर भी काम नहीं आता। बिट केवल संग्रहण को प्रदर्शित करने की बजाय केवल एक अक्षर को सूक्ष्मतम इकाई रूप के रूप में दर्शाने के लिए बिट, और बाकी सभी जगह बाइट का ही उपयोग किया जाता है। तो वापस ध्यान रखना, 8 बिट मिलकर के, बिट मीन्स बाइनरी डिजिट, 8 बाइनरी डिजिट मिलकर के 1 बाइट बनते हैं। और 1 बाइट जो यहाँ पर B लिखे गए इन सब के लिए बाइट शब्द काम आता है, जो कि कैसे लिखा जाता है? BYTE के रूप में लिखा जाता है। जो 8 बिट है वो 1 बाइट के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। ऐसे ही ध्यान रखना, पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, लगभग हर एक एग्जाम में एक सवाल इसमें कन्फर्म पूछा जाता है। तो क्या है देखिए, यहाँ पर वैसे किलो को सामान्य हम गणितीय भाषा में 1 किलो 1000 के बराबर मानते हैं। 1000 जैसे किलोग्राम 1000 ग्राम, किलोमीटर 1000 मीटर। तो इस तरीके से के यहाँ पर किलो के लिए काम में लिया जाता है। और किलो होता है 1000 इकाई के रूप में किलो प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 1000 नहीं है, 8 के गुणक के रूप में। और ये 1024 बाइट्स को हम 1 किलो बाइट कहते हैं। तो किलो यहाँ पर कितना हो गया? 1024, 1000 नहीं है, कितना है? 1024 1 किलो को प्रदर्शित करता है। तो 1024 बाइट्स को, शब्द अब बिट यहाँ तक ही सीमित है, सब जगह बाइट शब्द आएगा, सभी जगह बाइट काम में लेना। तो 1 KB 1 किलो बाइट कितना हो गया? 1024 बाइट के बराबर। तो यहाँ पर 1000 की जगह आगे 24 लगा देना, अपने आप इकाई में परिवर्तन हो जाएगा। तो किलो, जैसे सामान्य हम किलो यूज करते हैं तो सामान्य किलो कितना होता है? 1000। इस किलो के लिए हम सामान्यतः स्मॉल लेटर में K लिखते हैं, छोटी ABCD का K लिखा जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम किलो शब्द के लिए 1024 का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए सामान्यतः यहाँ पर हम K कैसा लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ पर 1024 के लिए जो K प्रयुक्त किया जाता है वो कैपिटल K है, और बाकी 1000 के लिए लिया जाता है वो स्मॉल k के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो मान लिखा जाएगा उसमें K सामान्यतः कैपिटल लिखा जाता है। अगर आप मोबाइल के अंदर डाटा देख रहे हैं तो मोबाइल में डाटा की स्पीड अगर आ रही है तो वहाँ आपने देखा होगा कई बार KB लिखा हुआ रहता है। तो वहाँ पर K मीन्स किलो, और किलो का मतलब 1024 के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसी तरीके से ये 1024 के गुणक में चलेगा। 1024 किलोबाइट है तो ये 1 मेगाबाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो कितना हो गया? अगर मैं 24 हटा दूं इस सभी में तो ये मेगा का मतलब सामान्य इकाई हो जाएगा। ठीक है, किलो 1000, मेगा 1000 गुणा 1000। फिर उसके बाद में आगे चलें गीगा, तो 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 3 बार कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा? गीगाबाइट हो जाएगा। और अगर पावर के रूप में लिखें तो किलो यहाँ पर होता है 10 की पावर 3, गीगा अगर लिखा जाए तो 10 की पावर 6, नहीं मेगा, मेगा का मतलब हो जाएगा आपके 10 की पावर
तो यहाँ से हटा दीजिए। तो किलो, किलो के बाद में सेकंड इकाई हम काम में लेते हैं, वो कौन सी है, मेगा। तो किलो 10 की पावर 3, ये मेगा 10 की पावर 6, फिर उसके बाद में है गीगा, गीगा 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 9। ये इस रूप में चलता है घातांक। तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, टेरा लिखेंगे तो और 3 बढ़ा दीजिए, पावर कितनी हो जाएगी, 12। तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये शब्दी शब्द 3-3 इकाइयाँ बढ़ा करके प्रदर्शित करते हैं, और अर्थात ये किलो के गुणक के रूप में है। 1000, फिर 1000, फिर 1000। तो 1000 एक बार है 3, 2 बार है 6, 3 बार है 9, 4 बार है 12। तो इस तरीके से इसको प्रदर्शित करते हैं। और क्रम अगर ध्यान रखें तो KMGTP, KMGTP, तो K 1 के लिए, M 2 के लिए, G 3 के लिए, अर्थात 1000 के 3 का गुणा, T लिखा जाए तो 1000 के 4 का गुणा, P लिखा जाए तो 1000 के 5 का गुणा। 5 है तो P से, 4 टेट्रा है तो यहाँ पे टेरा लिखा गया, लेकिन टेट्रा याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये 3 आपको याद रखने हैं। ऐसे आगे चॉइस जरूर लगाना है। तो 1024 बाइट से 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट होता है। पेटा मीन्स 5, याद रह जाएगा, और अर्थात 1000 के 5 का गुणा कर दो, 5, 1000 गुणा फिर 1000 फिर गुणा 1000, ऐसे 5 बार गुणा करें तो ये हो जाएगा पेटाबाइट। टीबी है तो 4 बार गुणा कर दीजिए, तो 1000 को 4 बार गुणा करें तो टोटल 0 कितने हो जाएंगे, 1 में 3 है तो 4 में कितने हो गए, 12। तो 10 की पावर 12 लिखें तो ये टीबी टेराबाइट के रूप में लिखा जाए, ठीक है। बाकी ये गीगा, मेगा और किलो आपको याद रखना है। तो वापस ध्यान दें, सबसे सूक्ष्म इकाई के रूप में बिट, बाइनरी डिजिट के रूप में, और 8 बिट से 1 बाइट, और उसके बाद में 1024 से लगातार हम गुणा करते जाएं तो उसकी इकाइयां लगातार परिवर्तित होती जाएगी। तो इसी तरीके से संग्रहण इकाइयों में, तो कंप्यूटर मेमोरी में उसके प्रकार की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर 2 प्रकार की मेमोरीज होती हैं। कौन कौन सी है, एक प्रधान मेमोरी और दूसरी कौन सी है, गौण मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है। तो प्रधान या मेन मेमोरी, और दूसरी है गौण या सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी। प्रधान मेमोरी कौन सी है, कंप्यूटर में मुख्य या प्रधान मेमोरी आईसी के रूप में होती है, जो कि हम यहाँ काम में लेते हैं। उसमें 2 प्रकार से हम इसके नाम प्रदर्शित कर रहे हैं। पहला है रैम, पूरा नाम आपको इसमें ध्यान रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा नाम ध्यान रखना रीड ओनली मेमोरी। रैम एंड रोम दोनों ही फुल फॉर्म के रूप में पूछे जाते हैं। तो रैम का मतलब हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ रैम क्या है, ये एक अस्थायी मेमोरी है। सूचनाओं को पढ़ा वो प्रिंट किया जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर को यदि बंद कर दिया जाए तो ये मेमोरी खत्म हो जाएगी। वापस कंप्यूटर ऑन करेंगे तो पुरानी सूचनाएं यहाँ पर प्रेषित नहीं होती। लेकिन जैसे कंप्यूटर ऑन है, जो हम सूचनाएं देते जा रहे हैं, कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, तो उस प्रोसेस की स्पीड को ये रैम संधारित करता है। फास्ट काम करना हो तो रैम ज़्यादा वाला, जैसे भी मैंने बताया था मोबाइल के लिए 8 GB और 8 16 जैसे कहा, या 8 128, तो 128 तो कंप्यूटर के अंदर स्थायी मेमोरी है, और 8 जो दिया गया है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ 8 की रैम और फिर 128 का डाटा स्टोरेज कहलाता है। इसी तरीके से सेकंड है रोम, ये स्थायी मेमोरी, एक तो अस्थायी है रैम, स्थायी है रोम। तो राम अस्थायी लिखा है यहाँ, तो याद रखना राम या रैम अस्थायी है, जबकि रोम स्थायी। इसी तरीके से इन सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, इस वाली सूचनाओं को पढ़ा और प्रिंट किया जा सकता है, ये भी पढ़ा और प्रिंट किया जा सकता है। यह कंप्यूटर बंद करने के बाद भी बनी रहती है, जबकि ये नष्ट हो जाती है। तो एक हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर शुरू है जब तक तो मेमोरी काम कर रही है, और जैसे कंप्यूटर बंद किया मेमोरी भी लॉस हो जाती है। जबकि रोम स्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर बंद करने के बाद भी बनी रहती है, जिसको भी हम पढ़ सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सारी प्रक्रियाएं की जा सकती है। नेक्स्ट फिर बात आती है
सेकेंडरी या सहायक या गौण मेमोरी कौन सी है। ठीक है, रैम और रोम दोनों ही कंप्यूटर के अंदर फिक्स रहती है, उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, और ले जाएंगे तो कोई काम में नहीं आती क्योंकि इसमें कोई सूचना फिक्स है नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ तो इनको हम एक से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लॉपी डिस्क। पहले तो डाटा संचय करने के माध्यमों के अंदर हम बात कर रहे हैं फ्लॉपी डिस्क। डाटा संचय का सबसे पुराना माध्यम है। इसमें प्लास्टिक की पतली वृत्ताकार डिस्क या चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ाकर डाटा संचित किया जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल हम इसको कहीं काम में नहीं लेते हैं। दूसरी है हार्ड डिस्क, या जिसको हम HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। HDD कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जो इंटरनल मेमोरी के रूप में काम में ली जाती है। और ये IBM द्वारा बनाई गई हार्ड डिस्क है, जिसे हम ये नाम देते हैं, तो इसको नाम ध्यान रखना, इसे हम क्या नाम देते हैं, विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। इसकी संचयी क्षमता बहुत उच्च होती है, इसकी सभी सतहों पर डाटा संचित किया जा सकता है। यह CPU में स्थायी रूप से ये लगी रहती है। इसको हम इंटरनल हार्ड डिस्क या CPU के बाहर भी रख सकते हैं, उसको हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं। तो HDD दो प्रकार की है, एक तो इंटरनल और दूसरी है एक्सटर्नल। तो इस तरीके से दोनों प्रकार के मेमोरी में यह विंचेस्टर डिस्क या हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त की जाती है, सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग में जो प्रयुक्त की जाती है, वो इंटरनल मेमोरी कौन सी है, SSD। ठीक है, और ये SSD भी सेकेंडरी गौण मेमोरी है। कंप्यूटर के अंदर भी SSD लगती है और बाहर भी हम SSD एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। तो SSD का पूरा नाम ध्यान रखना है, सॉलिड स्टेट डिवाइस या ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, आल्सो यूजेज इन कंप्यूटर फॉर फास्ट प्रोसेसिंग। बहुत तेज काम करने के लिए कंप्यूटर में हम इसका उपयोग करते हैं। आज भी मार्केट के अंदर SSD युक्त कंप्यूटर भी आ रहे हैं, HDD युक्त कंप्यूटर भी आ रहे हैं। मोबाइल में भी SSD और HDD के ऑप्शंस आते हैं। और जैसे मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा कि एक तो हम कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक हम कार्ड लगा करके मेमोरी बढ़ाने की बात करते हैं। तो कार्ड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जबकि कंप्यूटर की या मोबाइल की आंतरिक मेमोरी हमेशा फिक्स रहती है। और यहाँ पर SSD जो है ये अंदर भी लग सकती है, बाहर भी लग सकती है। जो HDD है इसके रूप में भी काम में ली जा सकती है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, इसलिए तीव्र कार्य करने वाले कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर SSD का उपयोग किया जाता है। वैसे SSD थोड़ी सी कॉस्टली है, तो एक ही अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो HDD लैपटॉप सस्ते और SSD के लैपटॉप थोड़े महंगे आते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है और फास्ट प्रोसेस के लिए हम काम में लेते हैं। और तीसरा है यहाँ पर CD-ROM। ये पूरा नाम इसका ध्यान रखना, कॉम्पैक्ट, C से D का मतलब है डिस्क, फिर ROM का पूरा नाम हम पहले देख चुके हैं, रीड डाटा ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड डाटा ओनली मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी कह सकते हैं। डाटा नहीं भी लिखें तो रीड ओनली मेमोरी लिखा जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसे शॉर्ट में हम CD भी कहते हैं, जो स्थायी रूप से रीडर व राइटर कर सकती है। उच्च भंडारण क्षमता की OLD भी आजकल प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, OLD, और OLD का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट है, ऑप्टिकल लेजर डिवाइस। ऑप्टिकल लेजर डिवाइस है जो कि OLD कहलाती है, और ये उच्च भंडारण क्षमता के साथ साथ ये आसानी से तीव्र डाटा पढ़ने के लिए काम में ली जाती है। जैसे SSD में डाटा है, फास्ट रीड हो सकता है, फास्ट संग्रहित हो सकता है, जल्दी पढ़ेगा भी, जल्दी राइट भी करेगा और वापस जल्दी आपको प्रेषित भी कर देता है। जैसे विंडो या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में यदि विंडो है, आप लैपटॉप ऑन कर देते हैं तो विंडो खुलने में, पूरा प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लेता है। लेकिन अगर SSD लगी हुई है तो स्विच ऑन करते ही 1, 2 या 10 सेकंड में विंडो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से SSD फास्ट सर्विस करती है
उसी तरीके से OLED ऑप्टिकल लेज़र डिवाइस है, ये भी भंडारण क्षमता में फास्ट प्रक्रिया प्रोसेस करने का काम करती है। ठीक है, और अब हम कंप्यूटर के हार्डवेयर की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम ये प्रक्रिया यहाँ तक ही लेते हैं। तो इसमें जितनी प्रक्रियाएं या पॉइंट्स आपको बता रखे हैं, ज़्यादा डिटेल में न जाएं, लेकिन इसमें जितनी चीज़ें बता रखी है उसको 2-3 बार पढ़ लें, और फिर ये टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में कराऊंगा अलग से, और उसके बाद फिर अपना एक अंतिम टॉपिक बचेगा, उसके साथ अपनी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो कंप्यूटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, जिसने कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी प्रक्रिया ध्यान से पढ़ें, उसको 2-3 बार देखें, और उसके बाद में इसके पॉइंट्स जितने भी हैं उसके आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको 4 बार 5 बार 6 बार सुनिए, और जितना बार ज़्यादा बार सुनेंगे देखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा याद रहेगा। लेकिन PDF मिले तो उसमें आप अंडरलाइन करके ये ध्यान रखें कि कौन कौन सी हेडिंग में क्या क्या सूचना दे रखी है, कंप्यूटर क्या प्रकार हैं, उनकी जनरेशन कौन सी है, कौन सी जनरेशन में कौन से कंप्यूटर रखे गए हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, ये प्रक्रिया आप शॉर्ट नोट्स के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम प्रक्रियाओं को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू सो मच।